सास बहू का जादुई नारियल। बहुत साल पुरानी बात है। राजू नाम का आदमी अपनी पत्नी मीना और अपनी माँ के साथ एक गांव में रहता था। राजू एक सेठ के घर में काम करता था। इससे ही उनके घर का गुजारा चलता था। जब से मीना शादी होकर इस घर में आई थी, तब से राजू की माँ की मीना के साथ नहीं बनती थी। हाय राम, तूने फिर से नुकसान कर दिया। अरे एक भी काम ढंग से नहीं किया जाता क्या तुझसे? राजू अपनी माँ की आवाज सुनकर वहाँ आ जाता है। क्या हुआ माँ, इतना क्यों चिल्ला रही हो? बस एक गिलास ही तो टूटा है मीना से। इतनी सी बात के लिए आप इसे इतना डांट रही हो? ये मीना ने जानबूझकर थोड़े ही तोड़ा है। आहो, देखो आ गए नवाब साहब भी। अपनी पत्नी की तो तुझे कभी गलती दिखेगी ही नहीं। अरे मेरी नजरों में गलती छोटी हो या बड़ी हो, गलती गलती होती है। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ए लड़की, पूरे दिन बर्तन ही साफ करती रहेगी या घर के और काम भी करेगी? मुझे बहुत भूख लगी है। मैं ज्यादा देर तक भूखी नहीं रह सकती। जल्दी से कुछ बना कर ला। ठीक है माँ जी, मैं अभी जल्दी से आपके लिए खाना बना कर लाती हूँ। थू थू थू, अरे ये कैसा खाना बनाया है तूने? मुंह का सारा स्वाद बिगाड़ दिया। लगता है तू मुझे ऐसा खाना खिला कर ना मारना चाहती है। लेकिन माँ जी, मैंने खाना तो चख कर देखा था, खाना सही बना था। अच्छा अच्छा अच्छा, अब तू मुझसे उल्टा ही जुबान लड़ाएगी। अब मुझे बाहर ही खाना खाकर आना पड़ेगा। जब तक मैं आऊँ बाल्टी में बहुत सारे कपड़े रखे हैं, उन्हें धोकर टांग देना बाहर। ठीक है माँ जी। राजू की माँ मीना के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। मीना अपने ही घर में नौकरों की तरह रहती थी। मीना कपड़े धोने के बाद कपड़ों को रस्सी पर सुखा ही रही होती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और कपड़ों की रस्सी से सारे कपड़े नीचे गिर जाते हैं। मीना की आवाज सुनकर राजू की माँ उसके पास आती है। अरे हे भगवान, ये क्या कर दिया? सारे कपड़े गंदे हो गए। ये लड़की कोई काम ढंग से नहीं करती। माँ, एक तो मीना के हाथ में चोट लग गई है, उसकी मदद करने के बजाय तुम्हें कपड़ों की पड़ी है। अरे जो हुआ अच्छा हुआ। इस लड़की को ना तभी सीख मिलेगी। ये कहकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। राजू मीना को अपने कमरे में ले आता है और उसकी चोट पर दवाई लगाता है। अरे राजू, बहुत हो गया। अब इस लड़की के कारण तू अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात करने लगा है। अब इस घर में ये लड़की रहेगी या मैं रहूंगी? पहले तो वो घर के कुछ काम कर देती थी, मगर अब वो घर में बैठे मुफ्त की रोटियां खाएगी। कैसी बातें कर रही हो माँ? वो तुम्हारे घर की बहू है, उसको इतनी चोट लगी है और तुम ऐसी बातें कर रही हो? मीना राजू और उसकी माँ की सारी बातें सुन लेती है। मेरी वजह से इस घर में कितनी अशांति है। मेरी वजह से रोज रोज इनको अपनी माँ से सुननी पड़ती है। मैं इस घर से चली जाऊंगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। देर रात जब सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तो मीना एक थैले में कुछ कपड़े और पानी की बोतल लेकर घर से निकल जाती है। रात भर चलते चलते वो दूर एक जंगल में पहुंच जाती है। जब सुबह होती है तो मीना थक कर एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ जाती है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास से गुजर रहा था। मीना को देखकर वो बूढ़ा आदमी मीना के पास आता है। बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है। प्यास के कारण मेरा गला सूख रहा है और इस जंगल में दूर दूर तक कहीं भी पानी नहीं मिल रहा। क्या बेटी तुम मुझे पानी पिला सकती हो? ये बुजुर्ग आदमी की आवाज सुनकर तो लगता है ये बहुत देर से प्यासे हैं। मेरी बोतल में थोड़ा ही पानी बचा है। मेरे से ज्यादा इस पानी की जरूरत इन बुजुर्ग आदमी को है। मीना ये सोचकर अपने थैले से बोतल निकालकर उन बूढ़े आदमी को दे देती है। बूढ़ा आदमी मीना से पानी की बोतल लेता है और पानी पीने के बाद खुश होकर मीना से कहता है, बेटी, तुम्हारा दिल कितना साफ है। तुम अपनी परवाह किए बिना तुमने मुझे अपना सारा पानी दे दिया। आप कौन हो? मैं देवलोक से आया हूँ। धरती लोक पर जिन्हें मेरी जरूरत होती है, मैं उनकी परीक्षा लेने धरती लोक पर आता हूँ और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुई हो। तुम जैसे साफ दिल के व्यक्ति बहुत कम देखने को मिलते हैं, इसलिए मैं तुम्हें ढेर सारा धन और साथ में एक नारियल भी देता हूँ। इतने धन से आगे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी और इस नारियल के पानी को घर के सारे सदस्यों के पीने के बाद घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहेगी। ऐसा कहते ही मीना के सामने एक घोड़ा गाड़ी आती है, जिस पर ढेर सारा धन और एक नारियल रखा था।
ये देखकर मीना बहुत खुश होती है। ये घोड़ा गाड़ी तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आएगी। इतना कहते ही वो बूढ़ा आदमी वहां से गायब हो जाता है और मीना उस घोड़े गाड़ी पर बैठकर अपने घर आ जाती है। घर आते ही मीना राजू और उसकी माँ को आवाज लगाती है। मीना की आवाज सुनकर वो दोनों घर के बाहर आते हैं। अरे मीना, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है मैं कितना घबरा गया था। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा पर तुम कहीं नहीं मिली। और तुम इस घोड़ा गाड़ी पर कैसे आई? और ये इतने सारे पैसे, ये सब कहाँ से आया तुम्हारे पास? जी थोड़ी सांस तो ले लो, मैं आपको सब बताती हूँ। अरे इतना सारा पैसा, अरे तू कहीं से ये चुरा कर तो नहीं लेकर आई है? नहीं माँ जी नहीं, मैं इन पैसों को कहीं से नहीं चुरा कर लाई हूँ। अरे तो कहाँ से आया तेरे पास इतना सारा पैसा? माँ जी, मुझे जंगल में एक बुजुर्ग आदमी मिले थे, उन्हें बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैंने अपना पानी उन बुजुर्ग व्यक्ति को दे दिया था। और वो कोई बुजुर्ग आदमी नहीं थे, बल्कि ना वो देवलोक से आए एक देव थे जो मेरी परीक्षा लेने आए थे। और उन्होंने मुझे उपहार के रूप में ढेर सारा पैसा और ये एक नारियल दिया है। हम सबको इस नारियल का पानी पीना है और हमारे घर में ना सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। अच्छा, अगर मैं भी जंगल में जाऊं तो मेरे पास भी ढेर सारा पैसा आ जाएगा और मैं सोने के नए नए जेवरात पहन पाऊंगी और मैं भी अमीर लोगों की तरह दिखूंगी। सुबह होते ही राजू की माँ उस जंगल में जाती है और उनके सामने वही बूढ़े आदमी आते हैं। क्या तुम मुझे अपनी बोतल से पानी पिलाओगी? मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं तुम्हें ये पानी क्यों पिलाऊं? क्या तुम मुझे ढेर सारे पैसे दे सकते हो? मुझे ये पानी देवलोक के देव को पिलाना है, वही मुझे अमीर बनने में मदद करेंगे। मैंने तुम्हारे पास पानी देखा तो इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। मेरा गला बहुत सूख रहा है, मुझे इस बोतल से थोड़ा पानी पिला दो, ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा। अरे मैं तुम्हें इस पानी की एक बूंद भी नहीं दे सकती, तुम्हें पिलाकर ये पानी में बर्बाद नहीं करना चाहती। चलो जाओ यहाँ से, मेरा समय बर्बाद मत करो। तुम्हारी सोच और तुम्हारे विचार कितने बुरे हैं। तुम्हारे दिल में जरा सी भी ममता नहीं है। तुम्हारा दिल एक पत्थर की भांति कठोर है, इसलिए मैं तुम्हें उपहार नहीं बल्कि श्राप देता हूँ। तुम अपने दिल की तरह एक पत्थर में बदल जाओगी। राजू की माँ अपने बुरे कर्मों और अपनी बुरी सोच की वजह से एक पत्थर में बदल जाती है और वो देव वहाँ से गायब हो जाते हैं। एक घोड़ा गाड़ी राजू की माँ को उसके घर तक छोड़ आती है। मीना और राजू अपनी माँ को एक पत्थर में बदला देख घबरा जाते हैं। अरे माँ, आपने ये क्या कर दिया? अपने लालच की वजह से आप एक पत्थर में बदल गई। मीना के साथ राजू की माँ ने भले ही बुरा बर्ताव किया हो, मगर मीना का मन उनके प्रति अब भी बहुत साफ था। तभी मीना के मन में एक सुझाव आता है। मैंने और राजू जी ने तो नारियल का पानी पी लिया है और थोड़ा माँ जी के लिए बचा हुआ है, क्या पता इस पानी को माँ जी को पिलाकर वो ठीक हो जाएं। मीना उस नारियल के पानी को लाती है और अपनी माँ के मुंह में डालती है। नारियल का पानी मुंह में जाते ही उनकी माँ ठीक हो जाती है। राजू की माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया था और अब उनकी सोच और विचार पूरी तरह से बदल गए थे। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया और तुमने फिर भी मुझे बचाने के लिए मेरी मदद की। सच कहूँ तो मेरा उपहार बहू के रूप में तुम ही हो। ये कहानी पालमपुर गांव में रहने वाली सीमा की है, जिसने गन्ने के जूस की कंपनी खोल दी है और आज पूरा देश कोने कोने में बैठकर गन्ने का जूस पी रहा है। सीमा ने ये कंपनी कैसे बनाई, इसे जानने के लिए आपको 7 साल पीछे जाना पड़ेगा। मानसी अपनी माँ के साथ खेत में गई थी, जहाँ सीमा खेत में काम कर रही थी। सामने वाले खेत में जमींदार का आदमी रमिया खेत से एक मोटा सा लंबा गन्ना तोड़ता है और बड़े मजे से चूस चूस कर उसका रस पीने लगता है। अरे वाह, क्या मीठा गन्ना है। इधर मानसी अपने खेत से रमिया को अपनी ललचाई आंखों से देख रही थी। कितना मीठा गन्ना है, अगर अंकल मुझे थोड़ा सा दे देते तो मजा आ जाता। मानसी रमिया को देखते देखते जमींदार के खेत में पहुंच गई।
अरे क्या रे लड़की, कैसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही है, नजर लगाएगी क्या? नहीं नहीं अंकल जी, मेरी नजर नहीं लगती। वो मेरा गन्ना खाने का मन था। हमारे खेत में एक भी गन्ना नहीं है। अच्छा, गन्ना खिलाऊं तुझे? रमिया मानसी को गन्ने से मारता है और मानसी जमीन पर गिर जाती है। माँ! इतने में सीमा भी मानसी के रोने की आवाज सुनकर वहां आ जाती है। वो मानसी को उठाती है। क्या हुआ मेरी बेटी को? माँ, अंकल ने मुझे गन्ने से मारा। अरे उठा कर ले जा अपनी बेटी को। सेठ जी के खेत के गन्ने देख रही है। अगर आगे से इस खेत के आसपास भी दिखी ना तो देख लेना। हाँ, निहायती बदतमीज हो आप। इतने से बच्चे को सिर्फ आपने इसलिए मारा क्योंकि वो आपके गन्ने को देख रही थी। मैं आपकी शिकायत जमींदार से करूंगी। अरे हाँ हाँ, ऐसे बोल रही है जैसे जमींदार तुम्हारा मामा हो। चल भाग यहाँ से। और रमिया वहां से चला जाता है। ये जमींदार के आदमी का तो दिमाग ही खराब है। देखो तो, जरा सी बच्ची पर उसे बिल्कुल दया नहीं आई। और तुम यहाँ क्या करने आई थी? कितनी बार बोला है ना, यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है। जो तुम्हें चाहिए मुझसे बोला करो। मानसी रोते हुए अपनी माँ से बोलती है। माँ, थोड़ा सा ही तो गन्ना मांगा था मैंने अंकल से। सीमा मानसी को गले लगा लेती है। तभी उसे उषा ताई का ध्यान आता है। चलो, तुम्हें गन्ना खाना है ना, तुम्हें गन्ना खिलाती हूँ। और सीमा मानसी के साथ उषा ताई के घर जाती है और उसे सारी बात बताती है। अरे ये रमिया तो ऐसा ही कपटी है। तू जा बेटा, वो घर के पीछे नल के पास एक गन्ना उगा हुआ है, जा उसे बिटिया को तोड़ कर ला कर दे। सीमा जाती है और उस गन्ने को तोड़ती है और वो गन्ना जड़ समेत ही जमीन से निकल जाता है। अरे ताई, माफ करना, ये गन्ना तो जड़ समेत जमीन से निकल गया। अब यहाँ और कोई गन्ना नहीं उग पाएगा। अरे कोई बात नहीं बेटा, तू नीचे की जड़ के साथ थोड़ा गन्ना अपने खेत की जमीन में बो देना, ठीक है? सीमा गन्ना मानसी को देती है और अपने खेत में जाती है। तो यहीं बैठकर गन्ना खा, मैं जरा इसे जमीन में बोकर आती हूँ। और वो अपने खेत में गन्ने की जड़ वाला हिस्सा उगा देती है और बाकी बचा हुआ गन्ना वो मानसी को देती है और खुद हिस्सा खुद भी खाती है। अरे वाह, ताई का गन्ना तो बहुत मीठा है। गन्ना खाते ही सीमा का पेट बिल्कुल भर जाता है। बेटा तू यहाँ बैठ, मैं जल्दी से ना खेत का काम करके आती हूँ। सीमा खेत में सारा काम बहुत ही कम समय में कर लेती है। उसके बाद वो दोनों घर जाते हैं। आज मानसी बहुत खुश थी क्योंकि आज उसने बहुत मीठा गन्ना जो खाया था। उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह सीमा अपने खेत में जाती है। खेत को देखकर सीमा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सीमा के पूरे खेत में गन्ने की फसल लहरा रही थी। अरे ये क्या, एक गन्ने की जड़ से मेरा पूरा खेत गन्ने की फसल में भर गया। ये तो किसी जादू से कम नहीं है। गन्ने से भरा खेत देखकर सीमा बहुत खुश थी और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हम तो जादुई गन्ने हैं, अब तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी सीमा। अब मेरी बच्ची हर रोज गन्ने खा सकती है। वो गांव में ही एक गन्ने की जूस की ठेली लगा लेती है। इतने अच्छे गन्ने देखकर लोग गन्ने का रस पीने वहां आते हैं। अरे वाह, कितने मीठे गन्ने हैं। ऐसे गन्ने का रस तो मैंने पहली बार पिया है। अरे वाह वाह, मजा आ गया। कितने हो गए बहन जी? जी 40 रुपए हो गए। वो आदमी उसे 40 रुपए देता है और वहां से चला जाता है। फिर क्या था,
देखते ही देखते सीमा की ठेली पर लोगों की भीड़ लग जाती है। बहुत से लोगों ने गन्ने का रस पिया और अब चारों तरफ सीमा के बनाए हुए गन्ने की रस की बातें हो रही थी। पहले ही दिन सीमा ने अच्छे पैसे कमा लिए थे। अगले दिन सीमा फिर से अपनी ठेली लगाती है और लोगों की लाइन वहां फिर से लग जाती है। इधर जमींदार वहां से गुजर रहा था। अरे पता नहीं क्या जादू है, इस रस को पीकर ना शरीर में एकदम से ताकत आ जाती है। अरे बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही कहा तुमने। कल मैं अपने बाबूजी के लिए एक गिलास लेके गया था और ये रस पीकर वो एकदम ठीक हो गए थे। मैं तो आज फिर से उनके लिए ये गन्ने का रस लेने आया हूँ। ये सारी बातें जमींदार सुन लेता है और वो रमिया को बुलाता है। ओ रमिया, सुना है आजकल गन्ने के रस का काम बहुत चल रहा है। जी सरकार, वो अपने गांव में अशोक था ना, जिसकी 2 साल पहले एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, उसी की पत्नी ने वो गन्ने की जूस की ठेली लगाई है। सुनने में आया था कि उसकी सास ने भी उसे घर से निकाल दिया था, तो वो जो उषा ताई है ना, उसने अपनी थोड़ी सी जमीन उसे रहने और खेती करने के लिए दी है। अरे अरे, वो सब तो ठीक है, लेकिन गन्ने तो हमारे खेत में भी हैं। तो तू कल से गन्ने की रस की ठेली लगाएगा और सारा हिसाब किताब मुझे देगा। अरे मालिक, गन्ने की ठेली, लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अभी जल्दी जा और कल की तैयारी कर। रमिया मन ही मन में सीमा को गालियां देता है और वहां से छोटा सा मुंह बनाकर चला जाता है। अगली सुबह सुबह रमिया खेत से गन्ने तोड़ता है और सीमा की ठेली के एकदम सामने अपनी गन्ने की बड़ी सी ठेली लगाता है। सीमा की ठेली पर कुछ देर में ही लोग आना शुरू हो जाते हैं। रमिया जोर जोर से लोगों को बुलाता है। गन्ने का रस ठंडा ठंडा पियो और अपनी गर्मी दूर भगाओ। गन्ने का रस मात्र 30 रुपए में। सीमा की ठेली पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, इसलिए 1-2 लोग रमिया की आवाज सुनकर उसके पास जाते हैं। जैसे ही वो उसका रस पीते हैं, अरे अरे अरे, ये गन्ने का रस तो बिल्कुल भी मीठा नहीं है। ना भाई ना, बिल्कुल अच्छा नहीं है तुम्हारा गन्ने का रस तो। और लोग वहां से वो गन्ने का रस छोड़कर सीमा के पास चले जाते हैं। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है। सीमा की ठेली पर सारे गन्ने अब खत्म हो गए थे और उसने शाम तक अच्छे पैसे भी कमा लिए थे, लेकिन रमिया के सारे गन्ने ऐसे ही पड़े थे। रमिया जमींदार के पास जाता है। आ गए तुम, और फिर कितना मुनाफा करके आए हो पहले दिन? रमिया जमींदार को 3 रुपए निकाल कर देता है। मालिक, हमारे ठेले से तो किसी ने भी गन्ने का रस नहीं पिया। लोग कह रहे थे कि सीमा के खेत के गन्ने का रस बहुत ही मीठा है। मिठास उसके गन्ने में नहीं बल्कि उसके बनाने में है। तुमने ही सही से नहीं बनाया होगा, कामचोर कहीं के। जमींदार रमिया को बहुत बुरा भला बोलता है और उसे काम से निकाल देता है। कल से तुम मुझे यहाँ दिखाई नहीं देने चाहिए। रमिया को इतनी अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती और वो गुस्से से घर चला जाता है। जैसे ही रात होती है तो रमिया मिट्टी के तेल को लेकर खेत के किनारे किनारे गिराता है और फिर माचिस की तीली लगाकर सीमा के खेत में आग लगा देता है और खुद अपने घर आ जाता है। अब तो आराम से सोऊंगा, देखता हूँ कल ये सीमा कैसे गन्ने का रस बेचती है। अगली सुबह सुबह जमींदार पूरे गांव वालों और पुलिस के साथ रमिया के घर पहुंच जाता है। जमींदार की आवाज सुनकर रमिया घर से बाहर आता है। इंस्पेक्टर साहब, यही है रमिया। इसी ने मेरे खेत में आग लगाई है, क्योंकि मैंने इसे कल काम से निकाल दिया था। अरे अरे, क्या मालिक, खेत में आग, वो भी आपके? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर रमिया के पास जाता है तो उसके कपड़ों से अभी भी मिट्टी के तेल की खुशबू आ रही थी
इंस्पेक्टर घर के अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें वहां तेल के और भी केन मिलते हैं। रमिया बहुत डर जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जमींदार के खेत में आग कैसे लग गई। उसने तो सीमा के खेत में आग लगाई थी। अरे जमींदार साहब, मुझे माफ कर दो। मैंने तो सीमा के खेत में आग लगाई थी। मुझे नहीं पता था कि आपका भी खेत जल जाएगा। सीमा के खेत में आग नहीं, तुमने जमींदार के खेत में आग लगाई है। और अच्छा हुआ आग उसी खेत में रही और किसी का नुकसान नहीं हुआ। रमिया को पुलिस पकड़कर ले जाती है और उसे 5 साल की सजा और 20,000 रुपए का जुर्माना भी करती है। इधर सीमा के खेत में अभी भी गन्ने की फसल लहरा रही थी। जादुई गन्ने ने रमिया को खूब मजा चखाया था और सीमा ने खूब मेहनत करके ठेली पर गन्ने का रस बेचा और अच्छे पैसे जमा कर लिए। अब उसने अपने साथ कुछ और लोगों को भी काम पर रख लिया था। अगर मैं यही गन्ने पूरे गांव वालों को दूं तो सबके खेतों में जादुई गन्ने पैदा हो जाएंगे और हम अपने गांव के गन्ने का जूस पूरे देश को पिला पाएंगे। बस एक सोच, फिर क्या था। सीमा ने अपने खेत के बीज सभी गांव वालों को दिए और जिससे पूरे गांव में अच्छी किस्म के गन्ने उग गए। सीमा ने किसानों को उसका सही दाम दिया और कंपनी में गन्ने का जूस बनाया। सीमा की समझदारी और जादुई गन्ने से पूरे गांव का भला हुआ और गन्ने की जूस की कंपनी ने खूब मुनाफा कमाया। तो देखा आपने, अपनी मेहनत और अच्छी सोच से सबका अच्छा होता है। और अब जादुई गन्ने का रस पालमपुर गांव ही नहीं बल्कि पूरा देश पी रहा था।